नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर्स के साथ आया हूं आज फिर से। देखिए, हम लोगों ने 2 लेक्चर कर चुके हैं अपना पहले, तो पीछे के 2 लेक्चर में मैंने जो बातें आपको बताई है उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने क्या क्या देखा है। फर्स्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन देखी थी। रिएक्शन मैकेनिज्म को हम क्यों पढ़ते हैं हमने ये देखा था। हमको रिएक्शन मैकेनिज्म से इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है, और फिर हमने ये देखा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म की कैटेगरी कौन कौन सी होती है। उसमें से हमने फर्स्ट कैटेगरी को कैटेगराइज किया था जिसमें पोलर रिएक्शन मैकेनिज्म हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था कि कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, एक्टिव न्यूक्लियोफाइल, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट, एसिड, बेस, इनको डिस्कस किया था। हमने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल डिस्कस किया था, और उसके बाद हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ के हमने डिस्कस किया था जिसमें कि हमने पोलर रिएक्शन मैकेनिज्म की कैटेगरीज डिस्कस की थी। पोलर रिएक्शन मैकेनिज्म में फिर हम आगे बढ़े थे और हमने देखा था कि ये एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लासिफिकेशंस क्या क्या हो सकते थे, इतना हम पढ़ चुके हैं। और एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करके हमने कंक्लूजन निकाला था कि इस दोनों को मिलाकर 5 तरह की मैकेनिज्म होगी जो कि हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। अब उस 5 कैटेगरी के मैकेनिज्म में एक जो बड़ा कैटेगरी है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको हम स्टार्ट करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, टॉपिक का नाम लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम आपको पहले एक जनरल फॉर्मेट लिखते हैं इस रिएक्शन का। देखिए, रिएक्शन का जो जनरल फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले सबस्ट्रेट होगा, तो देखिए सबस्ट्रेट में 2 पार्ट होता है। एक तो आपका मतलब रिएक्टेंट में 2 पार्ट होता है, एक तो आपका सबस्ट्रेट और दूसरा आपका रिएजेंट। और उसके बाद आप सॉल्वेंट लेते हैं और उससे जो आपको जाना पड़ता है तो बीच में आपका इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। और फिर हम पहुंचते हैं कहां पर? यहां प्लस लिविंग ग्रुप। ये हमारे एक जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फॉर्मेट है। अब अगर हम इस रिएक्शन को गौर से देखें तो हमको ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इसमें 3-4 चीजें हैं जो कि दे रखी है। तो हम नोट करते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स क्या दे रखे हैं इस रिएक्शन के। कंपोनेंट्स सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा रिएक्टेंट, दूसरा है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोफाइल मत कहिए, ये तो आपका रिएक्टेंट में ही आ जाएगा। दूसरा है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट के बाद तीसरा क्या है आपका? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। चौथा क्या है आपका? लिविंग ग्रुप। चौथा क्या है आपका? लिविंग ग्रुप। तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं एक एक करके। आप देखिएगा, इस पे अगर हम बात करें, अगर हम इसमें फर्स्ट कैटेगरी की तरफ चलें, सबसे पहला कैटेगरी लीजिए विच इज कॉल्ड रिएक्टेंट। आपको पता है कि रिएक्टेंट में हम 2 पार्ट किए थे पहले ही। एक पार्ट तो आपका क्या था? सबस्ट्रेट, और दूसरा पार्ट आपका क्या था? रिएजेंट। ये हम पहले ही कर चुके हैं, तो कर लीजिए यहां भी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट होगा उसमें पहला पार्ट सबस्ट्रेट और दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल या रिएजेंट कीजिए,
रिएजेंट। रिएजेंट में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, जो यहां पर हम यूज करेंगे। और सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो हमको कैसा सबस्ट्रेट चाहिए इस केस में? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट चाहिए। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट विथ लिविंग ग्रुप। ठीक है, चूंकि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमारे सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा सबस्ट्रेट हम ले सकते हैं। आप यहां पर अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, RX, इसका बहुत अच्छा सबस्ट्रेट होगा। आप यहां पर अल्कोहल ले सकते हैं, ROH। आप यहां पर ईथर ले सकते हैं, ROR। आप यहां इपॉक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, हम क्या कह रहे हैं यहां पर? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट विथ लिविंग ग्रुप। तो ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच हो वो भी तो ले सकते हैं। तो आप ले लीजिए, ये भी तो ले सकते हैं। देखो ये भी तो ले सकते हैं। मतलब कार्बोनिल वाला जो पार्ट होता है उसमें भी आप लिविंग ग्रुप लगाकर ले सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? सबस्ट्रेट की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे पार्ट पे चलते हैं, विच इज सॉल्वेंट। तो इसको हम रब कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा जितने भी सबस्ट्रेट दे रखे हैं, कौन कौन सा सबस्ट्रेट आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सेकेंड पार्ट जो हमारा होगा इसका, देखिएगा, वो हमारा है सॉल्वेंट। देखिए इसमें रिएक्टेंट में जो रिएजेंट वाला पार्ट था और रिएजेंट में जो न्यूक्लियोफाइल की बात हम लोग किए थे, न्यूक्लियोफाइल का डिस्कशन पहले हो चुका है, इस वजह से हमने उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की। तो सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट में कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर सॉल्वेंट की चर्चा करने से पहले हम लोग एक बात के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। आप 11th 12th में फिजिक्स में एक चीज पढ़े होंगे विच इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आप पढ़े होंगे, उसमें हम, पता नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी यार, मुझे याद नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। कूलम्स लॉ में शायद हम ये पढ़ते हैं कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं कि ये कुछ फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये होता है, और Q1 Q2 अपॉन R²। अगर आपको याद हो ये चीज, चेक कर लीजिएगा, अगर गलत हो तो आप कूलम्स लॉ लिख लीजिएगा, मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये बताने का मेरा पर्पस क्या है, देखिए इस बात को बस ध्यान रखिएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये वाली चीज है इसको हम लोग एक नाम देते थे विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक सब्सटेंस के लिए निर्धारित होता है, वो फिक्स होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं सॉल्वेंट के ऊपर। देखिए सॉल्वेंट का अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो इसको दो पार्ट में बांटा जाता है बेसिकली। एक तो आपका होता है पोलर सॉल्वेंट, पोलर, और दूसरा होता है आपका एपोलर या नॉन पोलर भी कह देते हैं कई बार लोग, लेकिन एपोलर ज्यादा अच्छा वर्ड है। पोलर सॉल्वेंट और एपोलर सॉल्वेंट होता है इसका। तो अब देखिए, चाहे पोलर हो चाहे एपोलर हो, कैसे हुआ ये बताते हैं हम आपको। पहले पोलर का कैटेगराइजेशन कर लीजिए। जनरल यूज जो हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे
वो पोलर वाले पार्ट का ही करेंगे, एपोलर वाले पार्ट का कम यूज होता है। तो अगर हम इसकी बात करें पोलर की, और इसका अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो ये दो पार्ट में होगा। वन इज कॉल्ड प्रोटिक और दूसरा जो आपका होगा वो एप्रोटिक। क्या? एक आपका प्रोटिक और दूसरा आपका एप्रोटिक। अब देखिए, ये तो एक कैटेगराइजेशन की बात हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो सॉल्वेंट की कैटेगरी बांटी है वो किस बेसिस पर बांटी है। जब हम बात करते हैं पोलर और एपोलर सॉल्वेंट की, तो इसको बांटने का जो हमारा बेसिस होता है पोलर या एपोलर का, वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का। ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हम आपको यहां पर बताते हैं। अगर हम बात करें आपके फॉर्मिक एसिड की और एसिटिक एसिड की, तो उसमें से एक कंपाउंड, मतलब अगर आप पोलैरिटी की बात करें, डायपोल मोमेंट की बात करें, तो डायपोल मोमेंट दोनों में होगा, कंपाउंड दोनों ही पोलर होंगे। लेकिन अगर आप पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो आपका जो एसिटिक एसिड है वो पोलर नहीं है और आपका जो फॉर्मिक एसिड है वो पोलर है। अगर उल्टा हो गया हो तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है कि कौन पोलर है, मतलब कौन पोलर सॉल्वेंट है और कौन नहीं है। हो सकता है फॉर्मिक हो एसिटिक ना हो सकता है एसिटिक हो फॉर्मिक ना हो। बट ओवरऑल कंक्लूजन में मैं ये बता रहा हूं कि दोनों में से एक पोलर सॉल्वेंट है और दूसरा पोलर सॉल्वेंट नहीं है। मतलब यह है कि जब हम पोलर कंपाउंड की बात करते हैं और जब हम पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो पोलर कंपाउंड और पोलर सॉल्वेंट में एक बेसिक फर्क होता है। वो बेसिक फर्क क्या होता है ये देखिए। पोलर कंपाउंड वो सारे कंपाउंड पोलर हैं जिनके अंदर की चार्ज का डिफरेंस है या जिनके अंदर की डायपोल मोमेंट की कोई बात है, वो सारे कंपाउंड पोलर हैं। लेकिन जब हम पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो पोलर सॉल्वेंट सिर्फ वही सॉल्वेंट हैं जिनके अंदर की डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 15 से ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, सच कंपाउंड्स दोज whose dielectric constant the value of epsilon is greater than 15। जिस कंपाउंड का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 से ज्यादा होगा वही कंपाउंड सिर्फ पोलर होंगे, बाकी कंपाउंड्स वही सॉल्वेंट पोलर होगा, बाकी सॉल्वेंट पोलर नहीं होंगे। तो यह बात हो गई किसकी? पोलर सॉल्वेंट की। और जिसमें 15 से कम होगा इसका वैल्यू एप्सिलॉन का, एक्चुअली एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट नहीं लिखते हैं। एप्सिलॉन इज लेस देन 15। ठीक है, क्या होगा ये? लेस देन 15 होगा। तो ये बात हो गई पोलर और एपोलर सॉल्वेंट की। अब हम देखते हैं कि प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो वैसे सॉल्वेंट जो कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे वो सॉल्वेंट प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएंगे, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और वो सॉल्वेंट जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे वो सारे सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। देखिएगा, प्रोटिक की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर आएगा, अल्कोहल आएगा, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये सब किस में आ गए? पोलर प्रोटिक में आ गए। अब अगर हम बात करें किसकी? एप्रोटिक की, तो इसमें डीएमएफ आएगा, डीएमएसओ आएगा, डीएमएफ आ गया, डीएमएसओ आ गया, ईथर आएगा, साइक्लोहेक्सेन आएगा। ठीक है, क्या क्या हो गया? डीएमएफ, डीएमएसओ, ईथर, साइक्लोहेक्सेन। आप यहां पे हो गया, इतना ही रहने दीजिए, बाकी और जहां जहां आएगा मैं बताता चलूंगा। अगर आप एपोलर की बात करें तो बेंजीन आएगा, जाइलेन आएगा। क्या हो गया? बेंजीन आ गया, जाइलेन आ गया,
और अगर आप इसमें CH2 ले सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह की चीजें हैं जो कि आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई सॉल्वेंट की। अब हम अपने तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम सीधा सीधा डिस्कस करेंगे किसके अंदर, आपके रिएक्शंस के अंदर ही। जब हम मैकेनिज्म पे जाएंगे और जब हम SN1 या SN2 की बात करेंगे तो वहीं पर इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इंटरमीडिएट से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, विच इज फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा लिविंग ग्रुप है। तो चलिए लिविंग ग्रुप को देखते हैं। देखो नाम से ही क्लियर है, लिविंग ग्रुप वैसा ग्रुप जो लीव करने की टेंडेंसी रखता है, जो निकलने की टेंडेंसी रखता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास लिविंग ग्रुप को समझाने के लिए, जिसको हम बताते हैं आपको। देखिएगा, हेडिंग दीजिए नंबर 4, लिविंग ग्रुप। ठीक है, देखिए एक स्टोरी सुनिए, फिर लिविंग ग्रुप समझते हैं हम लोग। स्टोरी क्या है कि जो लोग मतलब ट्रेडिशनल फैमिलीज से होंगे वो इस बात को थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे, और थोड़ा पुराने कल्चर जहाँ पर अभी भी हैं, मतलब पुराने वाले, ज़्यादा ही पुराने, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। होता क्या था, या फिर अपने आप थोड़ा सा पीछे 10 साल चले जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो फादर्स होते थे, मतलब अभी भी होते हैं बट पुराने ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, तो बच्चों के साथ उनका इतना इंटरेक्शन नहीं होता था। तो क्या है कि जैसे बच्चे भी एक गैप मेंटेन करते थे फादर से, और फादर भी मेंटेन करते थे। अब पिताजी एक कमरे से आए, मतलब एक गेट से फादर ने एंटर किया रूम में, दूसरे से लड़का बाहर जा रहा है, तो दोनों ही, ये समझिए अगर आप न्यूक्लियोफाइल को फादर समझ लें तो लड़का आपका लिविंग ग्रुप हो जाएगा और आर आपका कमरा हो जाएगा। जैसे फादर एंटर किए कमरे में, लड़का बाहर चला गया, और यही हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसकी कैटेगरीज हम आगे देख लेंगे जब हम SN1 SN2 पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप यही समझिए कि पिताजी आए, लड़का दूसरे गेट से बाहर निकल लिया, और यही हमारा क्या है, लड़का हमारा लिविंग ग्रुप और फादर हमारे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसको देखिए, लिविंग ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब एक बात बताओ, लिविंग ग्रुप का काम क्या है? निकलने का ही काम ही है इसका। इसकी टेंडेंसी ही है कंपाउंड को लीव करना। मतलब जो जितना अच्छा निकलने की टेंडेंसी रखेगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा कंपाउंड निकलने की ज्यादा अच्छी टेंडेंसी रखेगा, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो वो कंपाउंड जो कि निकलने के बाद ज्यादा स्टेबलाइज होगा, वो कंपाउंड निकलने की उतनी अच्छी टेंडेंसी रखेगा। अब क्वेश्चन ये है कि निकलने की अच्छी टेंडेंसी मतलब स्टेबलाइज कैसे होगा? जो निकल रहा है वो स्टेबलाइज कैसे होगा? तो जो भी निकल रहा है, एक बात रखो, ध्यान दो, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। दो कंपाउंड्स, एक जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है वो अटैक करके जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, या जिसके निकलने की टेंडेंसी, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है। तो जिसको बाहर निकाल रहा है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन चूंकि उससे मजबूत न्यूक्लियोफाइल, उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसलिए वो उसको बाहर निकलना पड़ रहा है। दोनों में बस इतना का ही फर्क है, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन एक वाला निकल इसलिए रहा है क्योंकि उसको निकालने के लिए कोई दूसरा वहां पर प्रेजेंट है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये बात हो गई लिविंग ग्रुप की। दो तरह के लिविंग ग्रुप होते हैं, वन विच इज कॉल्ड गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, और सेकेंड विच इज कॉल्ड पुअर लिविंग ग्रुप। क्या हो गया? गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप।
अब बात तो फिर यहीं पर आ गई कि गुड लिविंग ग्रुप क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप क्या होगा। स्टेबलाइज होने की अगर हम बात करें कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, तो गुड लिविंग ग्रुप वो होंगे जो कि जिनका एनायन, जिनका नेगेटिव चार्ज जितना अच्छा स्टेबलाइज होगा, और वो कोई जिसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, दोज आर पुअर लिविंग ग्रुप या बैड लिविंग ग्रुप, जो भी आप कहना चाहें। तो ये बात हो गई। अब स्टेबलाइज कैसे होगा नेगेटिव चार्ज? आप पूरा ही हाइपर कॉन्जुगेशन लगाइए, रेजोनेंस लगाइए, मतलब जो भी आप इंडक्टिव इफेक्ट और इसके पार्ट्स पढ़े आपने जीओसी वाले, उसको लगा के आप देखिए कि कैसे आप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिए क्या क्या है इसमें। एक आपका SH है, एक आपका जो लिविंग ग्रुप का पार्ट है वो आपका X माइनस है, X माइनस। इसमें आपका क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी है आपका जो X है, इसके लिविंग की टेंडेंसी जो है वो अलग अलग मीडियम में या अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। मतलब कई बार फ्लोरीन का ज्यादा होता है, कई बार आयोडीन का ज्यादा होता है। तो हम इसका जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो इसको हमको कॉन्टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी लिविंग टेंडेंसी को लिख रहे हैं। इसलिए हम यहां पर आपको ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, बस ये लिख रहे हैं कि कैसे होगा। जब हम आपको रिएक्शंस बताएंगे देन हम वहां पर प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा लीव करेगा और कौन सा कम लीव करेगा। दूसरा आप ले लीजिए OAC, OAC, OTF, OTF, OTS, OTS, और क्या क्या ले सकते हो आप इसमें? OBS, OBS, और कुछ बच रहा है क्या? और बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। आप OET2 ले सकते हैं, OET2, ठीक है। आप इस पे ये ले सकते हैं, OH2 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गुड लिविंग ग्रुप के एग्जाम्पल हो गए। अगर हम पुअर लिविंग ग्रुप की बात करें तो F माइनस और OH, या F माइनस रहने दो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई जिसमें हमने गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप के बारे में चर्चा की। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि देखिए यह बात हो गई लिविंग ग्रुप की। एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी हेटेरो एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, और लिविंग टेंडेंसी जो भी होगी, लिविंग टेंडेंसी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जो बात हम आपको बता चुके हैं। तो ये एक बेसिक मैंने बता दिया आपको कि एक कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर। अब हम थोड़ा सा कैटेगराइजेशन कर लेते हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। देखिएगा आप लोग कि क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो इसका क्लासिफिकेशन दो पार्ट में हम कर सकते हैं, इन विच वन इज नोन एज एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा आपका होगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एरोमेटिक वाली बातें एरोमेटिक में देखेंगे, एलिफेटिक पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे और एलिफेटिक का पार्ट्स देखते हैं। एलिफेटिक में हमको जो पढ़ना है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन, दूसरा हम डिस्कस करेंगे इस SN2 के अंदर ही डिस्कस करेंगे SN2 डैश, इसको हम लोग SN2 प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन,
SN1। SN1 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लूज SN2 या फिर SNI डिस्कस करेंगे। SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर लूज SN2, लूज SN2। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यहां पे SNNGP। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट हो गया, कैटेगरी हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी बातें आपको बताई वो सब बेसिक का पार्ट था। ये सब आपको आना चाहिए, तभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको आप नोट कीजिए और अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर और SN2 रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए।